ये है एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा जो है क्या करना है, अपचयन होना था। तो एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा क्या होना है, अपचयन होना था। और ये थर्माइट विधि थी हमारे पास, है ना। इस विधि के द्वारा हम क्या कर रहे थे, एल्युमिनियम चूर्ण का अपचयन कर रहे थे। इसमें देख लीजिए जैसे ये आगे हमारे पास है ना, ये अलग अलग प्रकार के तत्व दे रखे हैं जिनको हमने, ये तो पिछली बार हमने पढ़ लिया था ना इसको। एल्युमिनियम, ये देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इस विधि में क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। तो यहाँ यदि देखो इसमें कि इस विधि में क्या करते हैं हम, जो धातु ऑक्साइड होता है बेटा, धातु के ऑक्साइड, मान लीजिए हमने क्या लिया, धातु के ऑक्साइड लिए, ठीक है ना। और इस धातु के जो ऑक्साइड है, ठीक है ना, और एल्युमिनियम, क्योंकि ये एल्युमिनियम द्वारा अपचयन हो रहा है ना। और एल्युमिनियम चूर्ण, यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम चूर्ण, ये एल्युमिनियम चूर्ण ले लिया। एक तो हमने धातु ऑक्साइड लिया और दूसरा लिया एल्युमिनियम चूर्ण। को क्या करते हैं, एक क्रूसिबल होती है बेटा। एक तो हमने धातु ऑक्साइड लिया और दूसरा क्या लिया, एल्युमिनियम चूर्ण लिया। और इसको क्या करते हैं, क्रूसिबल होती है। क्रूसिबल इस प्रकार से होती है जैसे चीना मिट्टी की बनी होती है, जैसे हमने उसमें देखा होगा, लैब में भी देखा था, है ना। चीनी मिट्टी की बनी होती है क्रूसिबल, इस प्रकार से ये क्रूसिबल होती है ना। इस क्रूसिबल में क्या करते हैं, इस क्रूसिबल में रख लेते हैं, ठीक है ना। किसको रखा हमने, एक तो हमने धातु ऑक्साइड को लिया इसमें और दूसरा एल्युमिनियम चूर्ण को इस क्रूसिबल में, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, रखकर इसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम के फीते, एक तो मैग्नीशियम का फीता होगा, इसको पूरा लिख लेता मैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एल्युमिनियम चूर्ण को एक क्रूसिबल, क्रूसिबल ये है बेटा क्रूसिबल, ठीक है ना, क्रूसिबल में रखकर, देखो क्रूसिबल में रखकर मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे। देखो इसमें क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के फीते, कॉमा, जिसके सिरे पर, जिसके सिरे पर मैग्नीशियम Mg, है ना, जिसके सिरे पर क्या हो, Mg चूर्ण और प्लस क्या होगा, BaO2 बेरियम ऑक्साइड के मिश्रण की पोटली बंधी हो, पोटली बंधी होती है, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या, फिर क्या करते हैं इसको, देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो तीन चीजें ली। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये धातु ऑक्साइड लिया और क्रूसिबल एल्युमिनियम का चूर्ण लिया। और क्रूसिबल मैंने बताया था कि ऐसी होती है जैसे चीनी मिट्टी की बनी होती है, लेकिन ये चीनी मिट्टी की नहीं होती बेटा। चीनी मिट्टी वाला क्या होता है कि जो ज्यादा टेम्परेचर पर पिक खराब हो जाता है, लेकिन ये क्रूसिबल ऐसी होती है जिसको हम 1200 1400, ये लाल रक्त तप्त लाल तक हो सकती है, इतनी गर्म हो सकती है ना, लेकिन ये टूटती नहीं है, क्रूसिबल उसको कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक तो धातु ऑक्साइड हो गया और दूसरा एल्युमिनियम चूर्ण को ले लेंगे इसमें, ठीक है ना। और दूसरा क्या करेंगे, एक फीते से बांध करके, जो फीते से बांध करके इसके सिरे के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है ना, इसका पोटली बांध देते हैं इसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं, इसको प्रज्वलित करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, इस पर आग लगा देंगे इसको, मतलब जलाएंगे इसको, है ना। जलाने पर क्या होगा, जो यहाँ पर ये देखो ये जलाएंगे इसको, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे तो जो एल्युमिनियम चूर्ण है, जो यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम चूर्ण है, उसको हम कहते हैं, एल्युमिनियम चूर्ण को कहा जाता है बेटा थर्माइट। एल्युमिनियम चूर्ण को क्या कहते हैं, थर्माइट। इस एल्युमिनियम चूर्ण को क्या कहा जाता है, थर्माइट कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना। तो अभिक्रिया में क्या होगा,
ऊष्मा छिपी होने के कारण क्या होगा, तापमान लगभग कितना बढ़ जाता है इसका, ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती तो इसका तापमान लगभग क्या होता है 3000 केल्विन तक बढ़ जाता है। इतना केल्विन तक बढ़ जाता है, माने टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। आप समझ सकते हो 3000 केल्विन कितना हो सकता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए अब रिएक्शन क्या होगा, जैसे क्रोम यहाँ पर होगा Cr2O3 और प्लस हमने क्या लिया था 2 मॉलिक्यूल एल्युमिनियम, और एक इसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको Al2O3, है ना। और कोरोंडम भी कहते हैं बेटा इसको, है ना। इसका नाम एल्यूमिना भी है, कोरंडम भी है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन नहीं जब H2O नहीं जुड़े रहते हैं तब इसको कोरंडम भी कहा जाता है, इसको कोरंडम भी कहते हैं, है ना। और एल्युमिनियम ऑक्साइड तो है ही आप लोगों को पता, ठीक है ना। बॉक्साइड भी पता रहता है आप लोगों को क्या क्या नाम होंगे इसके, बॉक्साइड कब होगा, है ना। और साथ साथ में क्रोमियम अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि को हम क्या कहते हैं कि एल्युमिनियम के द्वारा क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है ना। एल्युमिनियम ने क्या किया, उसका अपचयन किया। देखो एल्युमिनियम अपचयन किसे कहते हैं बेटा, कोई बता सकता है अपचयन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन जुड़ना सर, ऑक्सीजन का निकलना और बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का निकलना। बहुत सुंदर। देखो अपचयन का यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहे हैं। देखो क्रोमियम से क्या हुआ, ये क्रोमियम था हमारे पास, इससे ऑक्सीजन निकल गई। देखो ये एल्युमिनियम के वो में एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखो क्रोमियम अलग हो गया, है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन निकल गई, इसने क्या किया, इसका अपचयन किया, यानी कि किसका, क्रोमियम का अपचयन किया। तो ये अपचयन के रूप में इसने क्या है, ये क्या काम किया, इसका अपचयन किया। तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। स्वयं का इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन को ले जा रहा है, ये अपचयन कर रहा है दूसरे का, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्या कर देगा इसको, तो ये क्या बना देगा, ये अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ पर अपचयन हुआ, किसने किया, एल्युमिनियम ने, ठीक है ना। किसको अपचयन किया, क्रोमियम का। तो ये समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से क्या हो सकता है, यहाँ पर अपचयन प्रोसेस हुई। यहाँ अपचयन के फलस्वरूप क्या हुआ, हमें क्या मिला, क्रोमियम धातु मिली, है ना। और ये जब अपचयन होगा बेटा, तो यहाँ पर जो क्रूसिबल होगी, इस क्रूसिबल के जो निचली सतह है, यहाँ पर हमें क्रोमियम मिलेगा, ठीक है ना। इसके तले पर क्या होगा, एकत्रित होगा, ठीक है ना यहाँ पर। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसके ऊपर परत बना लेता है। जैसे यहाँ पर तली में क्या होगा, ये तो बन जाएगा हमारे पास क्या, क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम आ जाएगा, ठीक है ना। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बनता है। तो ये है एल्यूमिना ताप विधि। दूसरा विधि है बेटा इसमें विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग विधियां हैं। ये कौन सी विधियां पता है आप लोगों को, ये है धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन करने की विधियां, ठीक है ना। और इसमें अलग अलग विधियां हमने ली थी, जैसे माना वायु में गर्म करना, ठीक है ना। वायु की उपस्थिति में जो है गर्म करने पर करके अपचयन करना, कार्बन से अपचयन करना, ठीक है ना, परगलन द्वारा। उसके बाद है एल्युमिनियम चूर्ण के द्वारा। अब एक और है इसमें, नेक्स्ट विधि है इसकी, और वो विधि है विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि है, विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि नेक्स्ट विधि है इसकी, विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि। अब इस विधि में क्या होगा, यदि हम देखें तो इस विधि में क्या होगा, इस विधि में बेटा हमारे पास होता है, जैसे सोडियम है, ठीक है ना, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना। ये जितनी भी आदि जो जितनी ये सक्रिय धातु है, ठीक है ना, आदि जो सक्रिय धातु है, ये क्या है, सक्रिय धातु, सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है ना। निष्कर्षण, निष्कर्षण माने इन धातुओं को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। इन धातुओं को हम अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा, इस विधि के द्वारा। उनके लवणों से, जो लवण है उनके लवणों से हम क्या कर सकते हैं, उनको लवणों के विद्युत अपघटन, विद्युत
अपघटन द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस विधि से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कह सकते हैं हम विद्युत अपघटनी विधि, इसमें क्या करेंगे, जो इस विधि में क्या करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सक्रिय धातुएं हैं, है ना। इसका निष्कर्षण हम क्या करेंगे, उनके लवणों के, जो उनके लवण हैं, जैसे मान सपोज NaCl है ना, तो NaCl से हम क्या करेंगे, Na को अलग करेंगे, ठीक है ना। और NaCl को हम कैसे करेंगे, देखो उनके लवणों के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, उनका विद्युत अपघटन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इसी में देख लेते हैं बेटा, और इसमें ऐसा नहीं कि हम लवण को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम गलित अवस्था में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, मोल्टन स्टेट बोलते हैं उसको, गलित अवस्था। NaCl को हम सॉलिड स्टेट में नहीं अलग कर सकेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे गलित अवस्था। मान लीजिए हमने गलित अवस्था में लिया है ना, गलित क्या लेंगे, NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना, और इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो वैद्युत अपघटन कैसे होता है, किसी को मालूम हो बेटा वैद्युत अपघटन? वैद्युत अपघटन की प्रोसेस होती है, जैसे हम क्या करते हैं, एक तरफ कैथोड लेते हैं और एक तरफ एनोड लेते हैं, है ना, दो ही तो कंडीशन लेते हैं। एक तरफ हमने क्या लिया, कैथोड लिया, एक कैथोड ले लिया, और यहाँ पर हमने दूसरा क्या ले लिया, एनोड ले लिया, ये दोनों चीजें, है ना। यहाँ पर हम इस प्रकार से ले सकते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है ना। इसमें एक तरफ हमने कैथोड ले लिया, ये कैथोड है, और दूसरी तरफ एनोड ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड को डाल देते हैं, NaCl को डाल देते हैं, और कैसी अवस्था होगी, गलित अवस्था, ठीक है ना। तो जब गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड को डाल देंगे तो सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड देखो दो चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, यदि हम इसको देखेंगे तो गलित अवस्था में क्या करेगा, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये दो फॉर्म में बन जाता है, एक तो Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, ये दो भागों में। तो जो ऋणावेश है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा एनोड पर, ये वाला एनोड पर जाएगा, है ना। और ये कहाँ जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा, जो सोडियम है वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर। दोनों प्रोसेस है देखो, कैथोड, ये कैथोड पर गया और ये एनोड पर। तो यहाँ क्या होगा, यदि हम इसको देखेंगे तो अलग अलग प्रोसेस लेते हैं, पहले हम लेते हैं किस पर, कैथोड पर। कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कि जो कैथोड पर यदि हम देखेंगे तो कौन गया बेटा, कैथोड पर कौन गया इन दोनों में, सोडियम। सोडियम गया, है ना। तो सोडियम को यदि हम देखेंगे तो सोडियम किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, देखो यहाँ सोडियम है, ये Na पॉजिटिव है, ये कैथोड पर गया, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, देखो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसने ग्रहण किया तो क्या करेगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। बिल्कुल अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, अपचयन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये क्या बना दिया, सोडियम बना दिया, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ, और इसने क्या बना दिया, सोडियम बना दी थी, कोई सोडियम बन गया। उसी प्रकार से यदि हम देखेंगे एनोड पर, यदि हम एनोड को देखेंगे, एनोड पर, तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर यदि हम देखें तो एनोड पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो ये क्लोरीन है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, देख लीजिए ये क्लोरीन है Cl, ठीक है। और इसने क्या किया, यदि हम इस Cl को देखेंगे तो ये Cl एक बना देगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है ना, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तो ये एनोड पर क्या होगा, देखो यदि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो Cl नेगेटिव था और इसने Cl बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीनेशन। ये ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ये ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है ना।
यहाँ पर ये देखेंगे एक क्लोरीन ही हो गया Cl, और ये क्या करेंगे दूसरा वाला क्लोरीन 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 आपस में मिला करके क्या बना देंगे Cl2 बना देंगे। तो ये क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएगा। यानी कि एनोड पर देखो, कैथोड पर हमारे पास सोडियम एकत्रित हुआ और एनोड पर क्लोरीन गैस निकल रही। तो इस प्रकार से भी क्या हो जाता है, ये विद्युत अपघटन विधि है, हमने सोडियम को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इसी प्रकार से सभी धातुएं प्राप्त की जा सकती है इस विधि से, है ना। तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, धातुओं का निष्कर्षण हो गया। यानी कि हमने क्या, मान लीजिए हमें सपोज पोटेशियम बनाना हो तो हमें भी उसका क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे, है ना। पोटेशियम क्लोराइड लिया तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, ये भी वैद्युत अपघटन करेगा। एक तरफ के बनेगा, के प्लस बनेगा, एक तरफ Cl नेगेटिव बनेगा। ऐसे करके क्या करेंगे, जो कैथोड एनोड पर जाएगा वहां पर एक पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, कहाँ जाएगा बेटा पोटेशियम कैथोड पॉजिटिव। में सर। हाँ, ये कैथोड पर जाएगा, है ना। कैथोड पर जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये क्या बना देगा, पोटेशियम बना देगा। ऐसे ही क्या होगा, मैग्नीशियम करेगा, कैल्शियम करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी होगा, ठीक है ना। तो इन सब का निष्कर्षण इसी के द्वारा किया जाता है, इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम आगे देखेंगे तो नेक्स्ट विधि है बेटा इसमें दूसरी है अवक्षेपण विधि। अवक्षेपण विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अवक्षेपण, मान लीजिए हमारे पास विधि, ये अवक्षेपण विधि है ना। अवक्षेपण विधि या धातु विस्थापन विधि, इसको दूसरा भी कहा जाता है धातु विस्थापन विधि, है ना। तो इस विधि में क्या होगा, जो इस विधि में या अवक्षेपण विधि कह सकते हैं या धातु विस्थापन विधि होगी। इसमें हम अलग अलग करना सीख रहे हैं तत्वों को, है ना, उनका निष्कर्षण करना सीख रहे हैं। जितने इस चैप्टर में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, धातु माना अलग अलग हमारे पास अयस्क है, अयस्क में से हम क्या कर रहे हैं, उसके तत्वों को अलग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस सारे चैप्टर में हम यही कर रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर धातु विस्थापन विधि, अब यहाँ पर धातु विस्थापन विधि, धातु विस्थापन विधि। अब धातु विस्थापन विधि में क्या होगा, जैसे हमारे पास अवक्षेपण विधि है या धातु विस्थापन विधि है, इस विधि में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। इस विधि में हम करते हैं, जैसे हमारे पास एक तो सोना हो गया, गोल्ड हम जानते हैं, है ना, चांदी हो गया, एजी हो गया, है ना। इन धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, इन धातुओं का हम क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। इन धातुओं को हम अलग अलग करेंगे, ठीक है ना, इन धातुओं को सही रूप में लाएंगे। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं धातुओं में, आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कोई धातु है, कभी कभी देखा होगा, जैसे लोहा है ना, लोहे को देखा होगा आप लोगों ने, माना लोहा कहीं गिरा हुआ है, ठीक है ना, जमीन में गिरा हुआ, तो उसमें क्या हो जाता है, मिट्टी के कण भी लग जाते हैं। मिट्टी लगती है उसमें कि नहीं लगती, हो सकता है मिट्टी लग जाए, रेत भी लग जाए, चिपक जाए, कई सालों से 2-4 सालों से पड़ा हुआ है ना, तो उसमें चिपक जाता है बहुत सारी चीजें, वायु से रस्टिंग आ जाती है। तो इसको देखो, ये हमारे पास जो ऐसा पदार्थ है जिसमें लोहा तो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन इसमें से हमें मिट्टी के कारण और ये जो है रेत है लगा हुआ इस पे, ये क्या है, ये गैंग है, इनको अलग करना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से उनको अलग अलग किया जा सकता है ना। तो गैंग है, इनको क्या बोलेंगे, गैंग, मिट्टी हुआ, रेत हुआ जो उस पर चिपका हुआ है या ऑक्साइड चिपके हुए हैं, तो उनको अलग करते हैं, ठीक है ना। तो अशुद्धियों के रूप में होते हैं, तो इस प्रकार से हम उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटे, ये अवक्षेपण विधि है और धातु विस्थापन विधि है, ठीक है। इसको हम धातु विस्थापन विधि भी कह सकते हैं। तो धातुओं को विस्थापित करना, तो इस विधि में हम केवल सोना और चांदी का निष्कर्षण करते हैं, किसका, सोने का और चांदी का, ठीक है। तो इसमें करेंगे कैसे, किस प्रकार से होगा ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो धातु अयस्क है, मान लीजिए हमारे पास कोई धातु अयस्क है, अयस्क समझते हैं बेटा आप लोग, अयस्क समझते हैं, अयस्क किसे कहेंगे, क्या होता है बेटा अयस्क, माना आप लोगों से पूछा जाए अयस्क क्या है। देखो खनिज है, कोई खनिज है हमारे पास, है ना, यानी कि अयस्क की परिभाषा ऐसी होती है कि किसी भी खनिज में जो क्या होगा,
जो धातु हमें आसानी से प्राप्त हो जाए और सस्ते दामों पर, उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे माना हमने कहा, देखो अयस्क हमारे पास एक है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Fe2O3 सर। हाँ, Fe2O3 और 2H2O, है ना। उसके बाद ये हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट भी होता है कुछ? इसका दूसरा भी तो है। सर 2H2 नहीं है सर। हाँ, क्यों? हेमेटाइट में 2H2O नहीं है? किसमें है 2H2? किसमें बेटा 2H2 है? बॉक्साइड वाले में सर। अच्छा, बॉक्साइड वाला। और इसमें इसमें नहीं है। चलो, और क्या है इसका दूसरा? दूसरा ये बताओ, दूसरा कौन सा है इसका? अयस्क कौन सा है दूसरा इसका? आयरन का अयस्क क्या है? एक ही है। ये सर मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला मैग्नेटाइट है कुछ। क्या? फॉर्मूला बेटा? Fe3O4। Fe3O4, ठीक है ना। Fe2O3। Fe2O3 तो ऊपर वाला है बेटा, है ना। नीचे वाला है Fe3O4, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे, दो प्रकार के हमारे पास क्या है, किसके हैं, माना आयरन के अयस्क है ना। एक हमने Fe, और भी होते हैं, सिडेराइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये दोनों है हमारे पास, है ना। एक मान लीजिए Fe2O3 है और दूसरा है Fe3O4 है, ठीक है ना। ये दो हमारे पास अयस्क है ना। और इसमें मान लीजिए 60% Fe है और इसमें 80% Fe है। इन दोनों में अयस्क कौन सा होगा? माना, ये माना के रूप में लिए मैंने, वैसे नहीं बता रहा। माना, मान लीजिए हमारे पास दो तत्व हैं। एक में देखो, यहाँ पर हमारे पास 60%, ये मान लीजिए हमारे पास ये है एक हेमेटाइट है, ये हेमेटाइट है ऊपर वाला। हेमेटाइट में 60% Fe है, वैसे इसमें 80 करते हैं, 80% Fe है। और इसमें क्या है, चलो ठीक है इसी को कर देते हैं। इसमें क्या है, 60% Fe है और इसमें 80% Fe है। तो कौन सा अयस्क होगा बेटा इनमें? मान लीजिए, मैग्नेटाइड वाला। कौन सा वाला होगा? मैग्नेटाइड। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा है ना Fe की। मैग्नेटाइट। और कोई बच्चा बताए बेटा? मैग्नेटाइट सर। मैग्नेटाइट। और ये निर्धारित इसलिए नहीं होता बेटा, देखो ध्यान से ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमने कहा दो हमारे पास अयस्क है, ठीक है ना। दो अयस्क है हमारे पास, ये सॉरी, चलो काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए हमारे पास दो अयस्क है ना। एक हमारे पास है Fe2O3 है और इसमें 60% है Fe, ठीक है ना। और ये माने के रूप में लिख रहा हूँ, है ना, एक फैक्ट नहीं है, ठीक है ना। और ये है O4। मैं कुछ चीज समझाना चाह रहा था आप लोगों को। देखो Fe 80% है ना, और Fe है इसमें। तो हमें लगता क्या है कि जिसमें ज्यादा मात्रा में Fe होगा वो अयस्क होगा, ऐसा नहीं है बेटा। अयस्क वो होगा जो हमें सस्ते दर पर Fe को प्राप्त करवाएगा। इन दोनों में से जो आसानी से हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, जिसमें Fe, वो हमारे पास अयस्क होगा, उसे हम और कहेंगे, ठीक है ना। तो कैसे कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा इसमें से Fe2O3 है, इसमें से हमने खर्च किया केवल 50 रुपए में, हमें Fe प्राप्त हुआ, भले 60% हुआ है इसमें, है ना। 50 रुपए में Fe प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, 100 रुपए में प्राप्त हुआ। 100 रुपए खर्च करने पर हमने क्या किया, इसको Fe को अलग कर पाए। तो यहाँ जो रेट है ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अयस्क वो होगा जो हमें आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आसानी से प्राप्त हुआ और 50 रुपए में प्राप्त हुआ,
है ना। तो इसलिए अयस्क वो होंगे जो हमें सस्ते और आसानी दर पर प्राप्त होंगे, ये नहीं परसेंटेज नहीं दिखा जाएगा। अब माना यहाँ 100 रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन ये परसेंटेज कोई काम का नहीं होगा हमारे। समझ में आई बात। यहाँ पर ये ध्यान रखना, भले अयस्क कौन है हमारे पास, यही है, ठीक है ना। इसमें कितना परसेंटेज है ये हमें नहीं मालूम है ना। तो जो आसानी से सस्ते दर पर हमें क्या करेगा, पदार्थ को उपलब्ध करवाएगा, वो उसका अयस्क कहलाएगा, ठीक है ना। उसी को ओर्स कहते हैं। ये एक प्रकार की कंपनी की परिभाषा है ना, जो हमें सस्ते दर पर उपलब्ध करवाएगा, तो वो अयस्क होते हैं। भले उसमें मात्रा कम होगी, वो उतनी उस रूप में हम उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चाहे उसका उसमें मात्रा कम हो, लेकिन वो यदि सस्ता पड़ रहा है तो वो अयस्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम चल रहे थे, अयस्क अयस्क की परिभाषा देख रहे थे। अयस्क क्या कहेंगे, जो आसानी से हमें क्या हो जाए, आसानी से और कम दरों पर उपलब्ध हो जाए, है ना। माना किसी खनिज से कोई धातु आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी अयस्क कहलाएगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से समझ भी सकते हैं उसको, ठीक है। देखो बेटा, अवक्षेपण विधि हम पढ़ रहे थे। अवक्षेपण विधि में निष्कर्षण कर रहे थे, है ना। अवक्षेपण विधि में किस प्रकार से, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे देख लो, अवक्षेपण विधि को यदि हम देखें तो अवक्षेपण विधि में क्या कर रहे हैं, एजी और एयू का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना। अवक्षेपण विधि या इसको बोलते हैं धातु अयस्क विधि, है ना। तो इसमें क्या, किन चीजों को देखो, दो चीजें को, एक तो एयू हो गया और एक एजी हो गया, ठीक है। इनको समझ रहे थे। तो इस विधि में क्या करते हैं, इनका निष्कर्षण किया जाता है। और यहाँ पर क्या था, इसकी विधि का प्रयोग किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। इस विधि का हम प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर हम मान सकते हैं, देखो जो हमारे पास धातु के अयस्क है, देखो धातु अयस्क, माना हमने कोई लिया धातु अयस्क, जिसमें हमें आसानी से कम दर पर प्राप्त होगा। धातु अयस्क को क्या करेंगे, धातु अयस्क को उसके जल में, उसके जल में विलयशील किया जाता है, विलयशील, जटिल, जटिल यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। पहले इसको घोला जाता है ना। घोलने के लिए क्या होता है, हमारे पास अलग अलग चीजें होते हैं, अलग अलग प्रकार के जल होते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि जो हमारे पास H2O है वो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसी में घोला जाता है, अन्य चीजों में भी घोला जाता है बेटा इसको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि जो धातु अयस्क है उसको उसके जल में विलयशील जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। पहले विलयशील किया और फिर किस में कर दिया, जटिल यौगिक में परिवर्तित कर दिया। अब इसका यौगिक कौन सा होगा, इसका जल कौन सा होगा, उसके जल में लिखा ना। तो यदि देखेंगे तो जैसे सिल्वर है या एजी है, इनके लिए जो जल होता है बेटा वो NaCN होता है, सोडियम साइनाइड, है ना। जैसे पोटेशियम साइनाइड होता है वैसे सोडियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड तो मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये क्या होता है, जैसे सोडियम साइनाइड में हम उसको घोल सकते हैं, उसके लिए जल के रूप में उसको कर सकते हैं। अब देखो ये क्या करेगा, पहले हमने क्या किया, देखो जो अशुद्धियां होंगी, ठीक है ना, मान लीजिए इसमें क्या होंगी, अशुद्धियां हैं, है ना। अशुद्धियां जल में अम्लीय होने के कारण, अम्लीय होने के कारण जो अशुद्धियां होंगी जल में विलीन नहीं होंगे, है ना, अम्लीय होने के कारण पृथक हो जाती है, पृथक हो जाती है। देखो हमने क्या किया, उसको जल में घोल दिया, जैसे माना सपोज हमने सोडियम साइनाइड में घोल दिया, तो जो अशुद्धियां होंगी वो इसमें नहीं घुलेंगी, किसमें नहीं घुलेंगे, NaCl में नहीं घुलेंगी, किसमें नहीं घुलेंगी, NaCl में, है ना। जो अशुद्धियां होंगी वो NaCl में नहीं घुलेंगी, तो नहीं घुलेंगी तो पृथक हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑटोमेटिक पृथक हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो जटिल यौगिक बनेगा, है ना, जैसे जिंक है, सोना है, चांदी में अपक्षेपित हो जाता है, जैसे हम ले लिया। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो ये Ag2S है, हमने लिया Ag2S, ठीक है ना, सिल्वर सल्फाइड। और इसको हम क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल NaCN में घोल देंगे, तो ये क्या बना देगा, जटिल यौगिक बना देगा, है ना।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। जैसे क्या बन जाएगा 2Na और यहाँ ब्रैकेट होगा Ag होगा और Cn की होल 2 हो जाएगी, है ना। और प्लस इसमें क्या होगा Na2S, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, किसी को पता है बेटा इसका नाम? इसका नाम, इसका IUPAC नाम बताना आप लोगों को, बता सकता कोई? इसका IUPAC नाम यहाँ पर ये देखेंगे बेटा, तो ये साइनाइड है, 2 साइनाइड है, तो यहाँ से शुरू करते हैं डाइसाइनो, ठीक है ना, डाइसाइनो, है ना, इसको साइनो कहेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जब डाइसाइनो आ जाएगा तो सबसे पहले इसका नाम ये इसको बोलते हैं लिगेंड्स, है ना, डाइसाइनो ये लिगेंड्स है, इसका नाम होता है लिगेंड्स, IUPAC नेम बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स, इसका नाम होगा डाइसाइनो, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आएगा इसका नाम। इसका नाम दो प्रकार से होता है, यदि इससे पहले कोई कैटायन लगा हो, जैसे यहाँ लगा हुआ, तो इसका नाम वो सिल्वर होता है, Ag का नाम सिल्वर होता है। लेकिन जब इससे पहले कोई तत्व जुड़ा होता है, जैसे सोडियम जुड़ा हुआ है यहाँ, तो इसका नाम होगा आर्जेंटेट, 8 लगाते हैं, इसका नाम क्या होगा, आर्जेंटेट, क्या बोलेंगे, आर्जेंटेट, है ना, आर्जेंटेट, ये आर्जेंटेट हो जाए, ठीक है ना, आर्जेंटेट। अब इसके बाद फिर क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस का ही हो गया, 2 माइनस से हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट आएगा, अर्जेंटेट फर्स्ट, बताएंगे इसको अभी IUPAC में कैसे कैसे होता है ना। और फिर इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम भी तो लिखना है, तो ये सोडियम पहले आएगा, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट फर्स्ट, है ना। वैसे साधारण नाम के रूप में इसको कहते हैं सोडियम आर्जेंटोसाइड, साइनाइड्स कह सकते हैं, है ना, आर्जेंटोसाइनाइड भी कह सकते हैं, पर इसका IUPAC नेम इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये बन जाएगा। ये जब ये बन जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया, देखो 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर Na है, सोडियम है, और यहाँ Ag है, फिर क्या हुआ, Cn के होल 6 हुआ, 2 हुआ, सॉरी होल 2 हुआ, है ना। और इसको हम क्या करेंगे फिर, जिंक के साथ अभी फिर क्या करेंगे, इसको जिंक में मिलाएंगे, ठीक है ना। जिंक में मिलाने पर क्या होगा, जैसे हम इसको जिंक में मिलाएंगे तो ये क्या कर देगा, 2Ag को अलग कर देगा, 2Ag क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और प्लस ये अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाएगा, और जो क्या होगा साथ साथ में ये बन जाएगा Na2, ठीक है ना, और ब्रैकेट में आ जाएगा Zn, और फिर यहाँ Cn की होल 4, ठीक है ना, ऐसे बंद कर देंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, यहाँ भी IUPAC नेम क्या करेंगे, 3 चीजें होती बेटा इसमें, है ना। इसको बोलेंगे CMI, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। ये हो गए लिगेंड्स, इसके अलावा जैसे सेंट्रल मेटल आयन है ना, ये धातु केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना। इसके अलावा जितने भी होंगे इसमें वो लिगेंड्स होते हैं, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में क्या बोलेंगे, लिगेंड्स, वो लिगेंड्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम जब हमारे पास 7वां 8वां चैप्टर चल रहा होगा बेटा, तब हम पढ़ा रहे होंगे इसको, है ना। ये लिगेंड्स हो गए, जैसे यहाँ पर एक ही लिगेंड्स है, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, कई लिगेंड्स हो सकते हैं। ये तो हो गए सेंट्रल मेटल आयन। तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो 4 क्या है, साइनो ग्रुप है, तो यहाँ आ जाएगा टेट्रासाइनो, क्या आएगा, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो आ जाएगा, है ना। टेट्रासाइनो आता है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में आता है ना, इस साल भी आया था, टेट्रासाइनो 4 बार है। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, इसका नाम आएगा, तो ये क्या होगा, क्योंकि इससे पहले सोडियम लगा हुआ, वैसे जिंक है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, जिंकेट, क्या होगा, जिंकेट, जिंकेट, है ना। उसके बाद इनका ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो 4 माइनस हो गए, 2 वो निकालना सिखाएंगे आपको, है ना। तो मुझे ये तो तुरंत पता लग रहा है, तो इस सेकंड हो जाएगा, है ना। और फिर क्या आ जाएगा, इससे पहले सोडियम, इस चाहे 2 हो 3 हो, इसको हम केवल सोडियम ही लिखेंगे, इनकी संख्या डिपेंड नहीं करेगी, है ना। सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाता है, तो ये हमारे पास बन गया क्या,
इस टाइप से हम इनको बना सकते हैं। तो ये इस टाइप से फिर क्या हो गया, एजी अलग हो गया। देखो हमने जिंक मिलाया और एजी अलग हो गया, है ना। इस हमारा उद्देश्य था इनको अलग करना, देखो ये अलग हो गया, ठीक है ना, इसका सेपरेशन हुआ। पहले हमने क्या किया, मान लीजिए हमने एजी या इन चीजों में देखा, एजी हो एयू हो, तो पहले हमने क्या किया, उसका सॉल्यूशन बनाया, उसका विलयन बनाया, है ना। जैसे मान लीजिए एजी को हमने डुबाया एजीसीएन में, तो वो क्या हो गया, घुल गया, अशुद्धियां क्या नहीं घुली, फिर हमने उसको छान लिया। छान लेने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बचा, नीचे आया सॉल्यूशन, जैसे हमने क्या किया ना, यहाँ पर एक ये लिया, मान लीजिए सपोज हमने क्या लिया, एजी लिया, और एजी को हमने क्या किया, किसके साथ, NaCN के साथ घोला, तो ये घुल गया। घुलने के बाद ये बना दिया उसने, है ना, ये बना दिया, घुल गया। अब जो अशुद्धियां हैं वो इसी में रह गई। फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो फिल्टर नीचे आएगा वो आएगा NaAg और Cn के होल ट्वाइस, है ना, Cn के होल ट्वाइस, ये आएगा, नीचे आ जाएगा। और जो अशुद्धियां हैं वो इसके ऊपर रहेगी, वो घुलेगी नहीं ना इसमें NaCN में, है ना, वो ऊपर रह जाएगी। फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर हमने जिंक को डाला इसमें, जिंक को डाला तो क्या हो गया, Ag जो होगा वो नीचे सतह में जमा हो गया, Ag सतह में अवक्षेप बन गया, उसका प्रेसिपिटेट बन गया। मैंने बताया था अवक्षेप क्या होता है ना, तो ये अवक्षेप बन गया, ये नीचे इकट्ठा हो गया, और बाकी वो पानी की तरह ऊपर रह गया, है ना। तो जो ये बाकी सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगा, जैसे ये वाला है, तो फिर उसको छान लेंगे तो ये फिल्ट्रेट हमारा Ag के रूप में अलग हो गया। तो इस प्रकार से विस्थापन विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, धातुओं का विस्थापन, इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, Ag को हुआ Au हुआ, इस विधि में हम इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं। एक और विधि है बेटा इसमें, वो है स्वतः अपचयन विधि या स्व अपचयन विधि। स्व अपचयन विधि, स्व अपचयन विधि, इस विधि में क्या होगा, जो स्व अपचयन विधि है, इसमें जो धातु कर्म होता है, धातु कर्म जानते हैं आप लोग, धातु कर्म किसे कहते हैं, कोई बताएगा धातु कर्म, धातु कर्म क्या हुआ बेटा, कोई बता सकता है धातु कर्म। शुद्धावस्था में धातु प्राप्त करना। हाँ, धातु अयस्क है, धातु अयस्क से हमें धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं धातु कर्म। जितनी प्रक्रियाएं होंगी उसे धातु कर्म कहेंगे, है ना। तो ये अलग अलग प्रक्रिया होती थी। जो धातु कर्म होता है बेटा, धातु कर्म के अलग अलग पदों में कुछ अयस्क जैसे माना ऐसे बना लेते हैं, जैसे जो क्या कहेंगे, जो आपस में पुनः क्रिया कर लेते हैं। जैसे इस प्रक्रिया में देखो, इसको लिख लेता हूँ मैं कैसे कैसे होगा, है ना। देखो, धातु कर्म के विभिन्न पदों, इसको हम लिखेंगे विभिन्न पदों में, ठीक है ना, कुछ अयस्क, देखो कुछ अयस्क, ठीक है ना, ऐसे यौगिक, ठीक है ना, ऐसे यौगिक बना लेते हैं, बना लेते हैं जो आपस में पुनः क्रिया करके, देखो आपस में पुनः क्रिया कर, पुनः आपस में ही कर लेना उसको, आपस में ही पुनः क्रिया कर धातु मुक्त कर देते हैं, धातु मुक्त कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे माना वो फिर आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या कर देते हैं, धातु मुक्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उनको कहा जाता है इस विधि द्वारा, है ना। जैसे माना हमने क्या लिया, सोना लिया, मान लीजिए हमने क्या लिया, एक मिनट, तो शुरू वाला पेज आ गया, चलो ठीक। ये देखो यहाँ पर हमने क्या कर लेंगे, स्वतः अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बना देते हैं। जैसे माना हमारे पास इसका एग्जांपल है कि ऐसा होता है, किसमें, पारा हो गया, किसमें होता है, ये नंबर 1 हो जाएगा, पारा हमारे पास होगा,
ऐसा जो है पारा हो गया, पारा किसको बोलते हैं बेटा, Hg को, है ना। लेड हो गया Pb, है ना। तांबा हो गया कॉपर, है ना। इनके आदि आदि के सल्फाइड है, जो सल्फाइड अयस्कों द्वारा होता है, इनके द्वारा होता है ऐसा, है ना, जो अयस्कों द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इस इनके द्वारा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, स्वतः अपचयन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लेते हैं तो कैसे कैसे हो सकता है, जैसे मैं यहाँ नीचे ले रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल के रूप में किस प्रकार से आ जाएगा। जैसे सपोज हमने लिया, ये देखो, ये हमारे पास है 2CuFeS2, इसका नाम क्या था बेटा, ये अयस्क था हमारे पास कॉपर का, क्या नाम है इसका, कॉपर पायरेटी। हाँ कॉपर पायरेटीज, है ना। तो ये कॉपर पायरेटीज है, और इसमें जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, देखो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, है ना, CuFeS2, और जब हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा, Cu2S बना देगा, ठीक है ना। और प्लस क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल FeS और प्लस SO2, देखो इसने क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, क्यूप्रस सल्फाइड बना, ठीक है। अब देखो क्यूप्रस सल्फाइड जब बनेगा, ये क्यूप्रस सल्फाइड बना, तो क्यूप्रस सल्फाइड जैसे बना, देखो स्वतः हो रहा है ना, देखो क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S बना, इसने फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की 3 मॉलिक्यूल, और ये क्या बना दे फिर Cu2O बना दी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए कि ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो तांबे के जो खनिज है, जैसे कॉपर पायरेटीज है, इसकी जो भर्जन की क्रिया है वो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बनाता है ना। और कुछ अंश फिर क्या करता है, वायु से अभिक्रिया करके फिर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पहले ये देखो, इस अभिक्रिया में हमने तो कॉपर पायरेटीज लिया था, इसने पहले क्या बनाया, क्यूप्रस ऑक्साइड उसी में, लेकिन ये जैसे क्यूप्रस, ये देखो क्यूप्रस सल्फाइड है, ये फिर जा करके क्या बना देता है, ऑक्सीजन से क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, हमें जरूरत नहीं पड़ रही कि हम इस अभिक्रिया को अलग से करवाएं, यहाँ अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर इसके बाद इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होंगी ये स्वतः अपचयन विधि द्वारा होती है ना, स्वतः ही अपचयन हो रहा है। इसके बाद है बेटा एक दो विधियां हैं, जैसे ये हाइड्रोजन अपचयन द्वारा, ठीक है। दूसरा है मैग्नीशियम अपचयन द्वारा। तो ये सिंपल सिंपल विधियां हैं। अब इसके बाद मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, शुरू कर देते हैं उसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे परीक्षाओं में कम ही पूछा जाता है ना, लेकिन इसको जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। वैसे अभी तक तो कम ही पूछा गया। ये है जो टॉपिक है आपके पास, ये है धातु कार्मिक की ऊष्मागतिकी के सिद्धांत, ठीक है ना। जो नया टॉपिक है ये है, इसको थोड़ा समझना कठिन होता है बेटा, है ना, लेकिन ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। धातु कार्मिक, इसको समझना थोड़ा टफ रहता है ना। धातु कार्मिकी के ऊष्मा गति, ऊष्मा गति की, जैसे नीट हो गया, इन एग्जामों में ज्यादा पूछा जाता है ऊष्मा गति की सिद्धांत, आपके कोर्स में है, हो सकता है वो कभी पूछ ले आप लोगों को, है ना। तो ये सिद्धांत है बेटा, ऊष्मा गति का जो सिद्धांत है, ये धातु कार्मिकों के लिए, है ना। तो किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे देखो धातु कार्मिक का ऊष्मा गति का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनके, तो कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, देखो यहाँ पर नंबर 1 यदि हम देखेंगे इस सिद्धांत के लिए, कि कुछ धातु ऑक्साइड, हमारे पास क्या होंगे, कुछ धातु ऑक्साइड, मान लीजिए हमने क्या लिया, कुछ धातु ऑक्साइड है ना, कुछ धातु ऑक्साइड, सॉरी धातु लिखना बोला, कुछ धातु ऑक्साइड, यहाँ पे धातु लिख है ना, कुछ धातु ऑक्साइड आसानी से अपचयित हो जाते हैं, पहला जो इसका बिंदु है, आसानी से अपचयित हो जाते हैं,
आसानी से अपचित हो जाते हैं। ये तो समझ रहे होंगे आप, अपचित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें एलेंगन डायग्राम भी होगा। और कुछ आसानी से नहीं होते, है ना, कुछ आसानी से हो जाते हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कुछ आसानी से नहीं होते, है ना, कुछ आसानी से नहीं होते। ये दो प्रकार के हैं, है ना, नहीं होते। एक बिंदु तो ये है, पहला बिंदु है ना, नहीं होते हैं। यहाँ पर जो ऊष्मागतिकी का धातु कर्म के लिए ऊष्मागतिकी का सिद्धांत है, ये कहता है कि कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, आसानी से अपचयित हो जाते हैं और कुछ आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी इस प्रक्रिया में क्या होगा, दूसरा यहाँ पर आएगा कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है बेटा जी, इस प्रक्रिया के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, इस प्रक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती आवश्यकता होती है। ये भी ध्यान रखना आपको, इसमें क्या होगा, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। मान हमने क्या किया, ये हमने मेटल ऑक्साइड लिया, एम का मतलब यहाँ पर मेटल से बेटा, धातु से, ये धातु ऑक्साइड, देखो एम का मतलब मेटल और ओ का मतलब ऑक्साइड, है ना। ये मेटल ऑक्साइड लिया और इसको हमने क्या करना है, कॉपर के कार्बन के साथ, कार्बन के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो ये क्या कर देता है, देखो ये मेटल हुआ और ये CO हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर क्या अभिक्रिया हुई बेटा, कार्बन ने क्या किया, मेटल ऑक्साइड को अपचयन किया, या बोलो क्या किया, जो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन से बिल्कुल, ध्यान रखना बेटा। कार्बन यदि ऑक्सीजन को लेकर, देखो ऑक्सीजन निकल गया, देखो इस मेटल से ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, अपचयन। इस मेटल का, इस धातु ऑक्साइड था, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। देखो यहाँ पर, ये देखो अपचयन। और कौन कर रहा है ये अपचयन, कार्बन से बिल्कुल कार्बन इसका अपचयन कर रहा है ना। तो ये क्या है, अपचायक है, जो अपचयन कर रहा है वो अपचायक है, ये अपचायक। कार्बन क्या है यहाँ पर, अपचायक। समझ में आ गया होगा कि जब भी मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता मतलब यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा, ठीक है ना, टोटल हीट होगी, है ना, तो वो क्या होगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना कैसे होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, इस वाली कंडीशन, क्योंकि इसमें हीट की आवश्यकता हो रही है ना। तो इसको हम कह सकते हैं ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, यह कह सकते हैं बेटा, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊष्मा का शोषण कर रही, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें तीसरा बिंदु है इसका, ये कहता है कि धातु क्रम, जो हमारे पास क्या होगा, मेटलर्जी होगी, धातु क्रम, ठीक है ना, धातु क्रम, ठीक है ना, कि वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें धातु कर्म के दौरान, धातु कर्म के दौरान, ये नया शब्द है आपका, है ना, धातु क्रम के दौरान तापमान, देखो तापमान भिन्नता, ठीक है ना, का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, तापमान भिन्नता का अध्ययन किया जाता है ना।
यहाँ यह ध्यान रखना है कि जैसे माना धातु कर्म की उपासका जिसमें धातु कर्म के दौरान तापमान भिन्नता का अध्ययन किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा पायरोमेटलर्जी। एक नया शब्द है पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, ये पायरोमेटलर्जी है ना, इसको बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे? पायरो, पायरो का मतलब यहाँ पर तापमान से है ना, इसको पायरोमेटलर्जी कहा जाता है। तो एक नया चीज आपको मिल गया, कहा जाता है, ठीक है ना। ये कुछ शब्द थे जो इससे रिलेटेड है, कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे उसको, उसमें देखेंगे कि मेटलर्जी के दौरान अलग अलग प्रकार के तापमान हो रहे हैं, ठीक है। चौथा बिंदु है बेटा, चौथा बिंदु यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मैं फिर कल थोड़ा रिवीजन के तौर पे देखो। गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा जानते हैं आप लोग, गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा क्या हुई? गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसे हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया, माना हमारे पास क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपयोगी कार्य, उपयोगी कार्य, ठीक है ना, करने के लिए, उपयोगी कार्य करने के लिए, जो हम उपयोगी कार्य करेंगे करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा उपयोग की जाती है, जो ऊर्जा उपयोग की जाती है, ठीक है ना, की जाती है, उसे कहते हैं बेटा गिब्स ऊर्जा। उसे हम क्या कहते हैं, उसे गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी कहा जाता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा जैसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो, जो गिब्स ऊर्जा क्या है, यदि हम गिब्स ऊर्जा को देखेंगे तो गिब्स ऊर्जा क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, और उस रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे पास उपयोगी कार्य हो रहे हैं, है ना, उपयोगी कार्य के लिए जो ऊर्जा क्या हो रहे हैं, उपयोग की जाती है, माना उसमें उपयोगी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए जो ऊर्जा हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं गिब्स ऊर्जा। इसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो इतने रखते हैं, बाकी मैं कल बता दूंगा इसको फिर एक बार रिपीट करके।